जापान से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बहरुल में 5 लाख से 10 लाख मुरबा किलोमीटर का इलाका है, जहां से गैर मुल्की जहाज़ हत्ता कि हवाई जहाज़ भी गुजरने से डरते हैं। इस इलाके को डेविल सी, शैतान का मुसल्लस या ड्रैगन तकोन भी कहा जाता है। इस तकोन की एक ख़ास बात यह है कि ये बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल मुखालिफ है और ये दोनों ट्रायंगल्स एक पोजीशन में हैं कि हमारी ज़मीन की 25वीं मतवाज़न लकीर इन दोनों को एक ही जगह पर काट देती है। इस इलाके के बारे में बहुत से मशहूर वाक़यात हैं कि यहाँ बहुत से जहाज़ और हवाई जहाज़ हमेशा के लिए गुम हो गए और इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस वजह से 1950 की दहाई में जापानी कैबिनेट ने इस पूरे इलाके को जहाज़रानी के लिए एक शदीद ख़तरे का इलाका करार दिया। वैसे जापानी सकाफत में इस इलाके के बारे में हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ मौजूद हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ समुंदर के नीचे ड्रैगन जैसा जानवर पाया जाता है। इसी वजह से ये इलाका ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से भी मशहूर हुआ। ये इलाका 20वीं सदी में अगस्त 1945 में मंजर आम पर आया। 1952 में जापानी फ़ज़ाइया का एक त्यारा टोक्यो के जनूब में फिलिपाइन के समुंदर से गुजर रहा था कि अचानक इसने कंट्रोल टावर को अजीब पैगाम भेजा कि आसमान अजीब हो रहा है, आसमान खुल रहा है और ये आसमान पर क्या हो रहा है। ये उस पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद कंट्रोल टावर का इस त्यारे से राब्ता मुनक़ता हो गया और ये त्यारा दोबारा कभी नहीं मिल सका। इसके बाद भी इस इलाके में ऐसे वाक़यात रूनमा होते रहे। 1952 में जापानी हुकूमत ने कायोमारू नंबर 5 नामी फ़ौजी जहाज़ इस इलाके में तहकीकात के लिए भेजा था, लेकिन ये जहाज़ भी यहाँ गायब हो गया और फिर कभी ना मिल सका। इस जहाज़ पर 31 के करीब तहकीकें हुई, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। जापानी हुकूमत ने दावा किया था कि हो सकता है यह जहाज़ ज़ेरे समुंदर आतिशफ़िशां फटने से तबाह हुआ हो। ताहम इस जहाज़ का इस वक्त जापान के सबसे बड़े अखबार यूमेरी शोबुन ने इस इलाके का नक्शा शाया किया और बताया कि 1945 से 1950 तक जनवरी 1955 के दरमियान यहाँ से 9 बहरी जहाज़ लापता हो चुके हैं। एक जापानी जहाज़ शिनोमारू नंबर 10 जापानी जजीरे मैकुराजिमा के करीब गुजर रहा था जब इसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। कुछ लोगों ने कुछ अजीबोगरीब बयानात भी दिए जिनकी कभी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये इलाका अब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुका है। 1970 के दहाई में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस इलाके को शैतानी समुंदर का नाम दिया। फिर इस इलाके पर बहुत सी फिल्में भी बनी, जैसे गॉडजिला और रेगो वगैरह। फिर 1999 में एक अमेरिकी पैरानॉर्मल मुसन्निफ चार्ल्स बार्टस ने इस डेविल सी पर एक किताब लिखी और उसका नाम द ड्रैगन्स ट्रायंगल रखा। इस किताब में कई जहाज़ों का जिक्र किया गया था जो इस ड्रैगन्स ट्रायंगल में गायब हो गए थे। इसके बाद बरमूदा ट्रायंगल की तरह ये ड्रैगन्स ट्रायंगल भी मगरब की मकबूल सकाफत का हिस्सा बन गया था। लेकिन अब एक और अमेरिकी मुसन्निफ लैरी ने एक किताब बरमूदा ट्रायंगल्स और उसने इन तमाम खुराफात को रद्द किया जो बरमूदा मुसल्लस के बारे में मशहूर थी। लैरी ने बताया कि बरमूदा ट्रायंगल हकीकत में कुछ नहीं है और ये सिर्फ एक अजीबो गरीब जगह है और यहाँ जितने बहरी जहाज़ पाए जाते हैं इतने ही दुनिया के किसी और समुंदर में पाए जाते हैं। इस किताब में उसने इस शैतान समुंदर या ड्रैगन के मुसल्लस का भी जिक्र किया और चार्ल्स बार्टस के बहुत से दावों को चैलेंज किया। लैरी ने जापानी हुकूमत के एहलकारों को ये जानने के लिए खतूत लिखे कि आया जापानी हुकूमत ने वाकई ऐसे किसी इलाके का ऐलान उसे एक ऐसी जगह के तौर पर नामजद किया गया जहाँ से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ वो इन जहाज़ों की हकीकत भी जानना चाहते थे, जिसका जिक्र चार्ल्स बार्टस ने अपनी किताब में किया था। जब जापानी हुकूमत का जवाब आया तो ये चार्ल्स बार्टस के कहने के बिल्कुल बरअक्स था। जापानी हुकूमत ने वाज़िया तौर पर इनकार किया कि ना तो कोई डेविल सी है और ना ही कोई ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई हद है। लैरी ने पूछा कि फिर आपने इस इलाके को ख़तरे का इलाका क्यों कहा और जहाज़ों को यहाँ से गुजरने के लिए क्यों मना किया गया। इसके जवाब में जापानी हुकूमत ने जो डेंजर जोन शेयर किया था वो सिर्फ 10 मील का रकबा था जो इस जापानी जजीरे के करीब था और इस डेंजर जोन होने की वजह से ये यहाँ पानी के अंदर कुछ आतिशफ़िशां थे और कुछ जगहों पर पानी के नीचे तेज़दार पत्थर थे, जिसकी वजह से जहाज़ इनसे टकराने पर ज़ख्मी हो जाते थे और वह इसी तरह डूब जाते थे। यहाँ गुम होने वाले 9 जहाज़ों के बारे में जापानी हुकूमत का कहना था कि ये बड़े जहाज़ नहीं बल्कि छोटे जहाज़ थे और जिन तारीखों में ये बहरी जहाज़ लापता हुए इन दिनों यहाँ शदीद तूफ़ान आया हुआ था। जबकि चार्ल्स बार्टस ने अपनी किताब में लिखा था कि जब ये जहाज़ लापता हुए तो समुंदर बिल्कुल पुरसुकून था और कोई तूफ़ान नहीं आया था।
چنانچہ چارلز بارٹز کے دعووں اور جاپانی حکومت کے جواب میں بہت فرق تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے برمودا ٹرائنگل کی طرح یہ ڈریگن ٹرائنگل بھی حقیقت سے زیادہ افسانہ ہے۔ لیکن اس ڈریگن ٹرائنگل میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جسے سائنس بھی حل نہیں کر سکتی، اور یہ راز جاپان سے تقریباً 550 کلومیٹر دور یوناگونی جزیرے کے قریب زیر آب ایک ایسا تاریخی شہر ہے جسے زیر آب آثار قدیمہ کی تاریخ کی عظیم ترین دریافتوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ 1987 میں کچھ غوطہ خور یہاں تیراکی کر رہے تھے تو انہوں نے سمندر سے نیچے 60 فٹ ایک حیرت انگیز ڈھانچہ دیکھا۔ یہ ڈھانچہ بالکل قدرتی نہیں لگتا تھا، جس طرح ان پہاڑوں کو تراش کر ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا تھا، اور وہ تقریباً 100% انسانی کام لگتا تھا۔ یہ ڈھانچہ اہرام کی طرح تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ 5000 سے 6000 سال پرانا ہے، اور اس وقت انسانوں کے پاس اتنی بڑی چٹانوں کو کاٹنے کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ اور پھر ایک بڑا سوال یہ تھا کہ ڈھانچہ پانی کے اندر اتنی گہرائی تک کیسے پہنچا؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور یہ ڈھانچہ بھی ڈریگن ٹرائنگل کے اندر تھا، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لہٰذا ہم بحری جہازوں کی گمشدگی کے لیے لیری کی دی گئی منطق پر یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ڈھانچے کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، اور یہی نہیں کہ بلکہ 1945 میں جب وہ ہوائی جہاز یہاں غائب ہوا تو پائلٹ نے یہ کیوں کہا کہ آسمان کھل رہا ہے یا اس کا رنگ بدل رہا ہے، ابھی تک سائنسدان اس کا کوئی خاص جواب نہیں دے سکے۔ ممکن ہے کہ یہ سب جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اور سچائی اتنی ہی سادہ ہو سکتی ہے جتنی لیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں واقع کوئی ایسی چیز ہو جسے جاپانی حکومت چھپانا چاہتی ہو، لیکن سرکاری طور پر کوئی بھی حکومت یا سائنسی ادارہ ڈیول سی کو خطرے کے زون کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے AI سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، اور یہاں ہونے والے حادثات کی بڑی وجہ یہاں کا انتہائی موسم اور الیکٹرو میگنیٹک ڈسٹربنس ہے۔ اس کتاب میں ہماری زمین کے 12 مقامات پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے جہاں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز کی وجہ سے غیر معمولی چیزیں رونما ہوتی ہیں، خواہ وہ نازکا لائنز ہوں، الاسکا ٹرائنگل